तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड ये देखिए आपको यहाँ पे मेटालिक सॉलिड का एक नेटवर्क मैं दिखा रहा हूँ। ये इस नेटवर्क में आप देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी अपनी जगह पे है। ये पॉजिटिव चार्ज इन एक्चुअल जो भी मेटल है उस मेटल का अपना जो न्यूक्लियस सेंटर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आयरन का मेटल है तो ये आयरन का न्यूक्लियस सेंटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि आयरन बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। ठीक है। तो मेटल इन एक्चुअल बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। वही जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज के चारों तरफ सी बनाते हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का सी है जो हर तरफ घूमता रहता है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन सी की वजह से एक दूसरे से बाइंडेड रहते हैं। ओके। ये इनका एक दूसरे से जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन की सी की वजह से है। अब इलेक्ट्रॉन का सी जो जिसने इनको बॉन्ड कर रखा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का सी जितना स्ट्रेंथफुल होगा हमारा मेटल उतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटालिक सॉलिड। ओके। इसका पार्टिकल होता है मेटल और इनके इनके पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन सी। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये जो इन एक्चुअल ये जितने भी जो 4 टाइप्स हैं सॉलिड के, ये सारे के सारे क्रिस्टलिन सॉलिड के सेट हैं। एमॉर्फस सॉलिड का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन मैं आपको नहीं बता सकता। ये क्रिस्टलिन सॉलिड की क्लासिफिकेशन है मेनली। ठीक है। अच्छा, क्यों एमॉर्फस का मैं नहीं बता सकता? क्योंकि एमॉर्फस का एक नाम और आज आप यहाँ पे समझ लीजिए, एमॉर्फस को हम सूडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सूडो सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें 100% सॉलिड वाली कैरेक्टर नहीं है। आप देखिए, आप क्रिस्टलिन का यहाँ पे जो अरेंजमेंट देख रहे हैं और जो एमॉर्फस में आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, दोनों अरेंजमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई देता है। इसी डिफरेंस की वजह से मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं आपको एमॉर्फस का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं बता सकता। ओके। ये क्रिस्टलिन के ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अच्छा, तो मेटालिक सॉलिड में दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, पार्टिकल कौन सा है और बिटवीन द पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स क्या वर्क कर रहा है। तो मेटालिक सॉलिड में जो चीज है वो है पार्टिकल्स के लिए हो गया मेटल, और द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हेल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर दैट इज इलेक्ट्रॉन सी। ठीक है। तो दो चीजें। अब मेटालिक सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी? द सॉलिड which particles are metals and are held together by the due to electron C is called as metallic solid. ओके। एग्जाम्पल के लिए आपके पास आयरन है, ओके, कॉपर है, SN है। ठीक है। ये सारे आपके पास एग्जाम्पल हो, मीन जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब आपके एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड के। ओके। नाउ अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड पहले समझ लीजिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। अब जैसे कि मेटालिक सॉलिड में आपको बताया कि पार्टिकल मेटल है, ओके, और मेटालिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रॉन सी। ठीक है। तो दो बातें इन सब में जितने भी टाइप्स हैं इनके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पार्टिकल क्या है और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब किसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से हेल्ड अप है। ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ओके। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारा जो पार्टिकल है दैट वन इज मॉलिक्यूल। नेम से पता चलता है कि वो पार्टिकल मॉलिक्यूल है। ओके। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम पे कहा था कि आप जब भी सॉलिड की डेफिनेशन बताएंगे, चाहे क्रिस्टलिन सॉलिड हो या अमॉर्फस सॉलिड हो, तो आपको वहां पे मॉलिक्यूल या एटम वर्ड का यूज नहीं करना है, बल्कि आपको पार्टिकल बोलना है, क्योंकि वो पार्टिकल मेटल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, अभी आगे एटम बताऊंगा, फिर आगे आयंस बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारा जो पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को हेल्ड अप रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपने क्लास 9th में ही काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है। ठीक है। और 11th में उसको बहुत इन लार्ज स्केल पे पढ़ा है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सिंस
जब पोलर कंपाउंड होता है तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है, नॉन पोलर होता है तो वहां पे लंदन फोर्स काम करता है। और कभी कभी जब हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्डेड होने की वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी काम करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नाम तो बॉन्ड है लेकिन वो बॉन्ड है नहीं, वो है एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में आते हैं फिर से। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल हो गया और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो अब हमको डेफिनेशन जो बतानी है वो कैसे बतानी है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, द सॉलिड इन विच या द सॉलिड हैविंग मॉलिक्यूल्स एज पार्टिकल एंड आर हेल्डेड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ओके, अच्छा मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर से क्लासिफाई किया गया। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक है नॉन पोलर, एक है पोलर और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो तीन डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक मॉलिक्यूलर, ये इनका रीजन क्या है, क्यों नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड आपको दिख रहे हैं। तो नॉन पोलर इसलिए है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में इमेज में आपको मैं दिखाता हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये आयोडीन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन इन दोनों के एग्जांपल है मैंने। आयोडीन सिंस आपको सबसे इजीली दिख सकता है कि यहाँ सॉलिड में है, इसलिए आपको मैं आयोडीन का भी बता रहा हूँ। I2 का मॉलिक्यूल होता है वो कहीं पे भी पोलर नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो टोटल मॉलिक्यूल होता है वो पोलर नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में से एक मीन्स एक कार्बन ऑक्साइड का जो बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो तो पोलर होता है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन पोलर होता है। और जब भी नॉन पोलर हमारा मॉलिक्यूल हो गया तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अकॉर्डिंगली सेंट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अब सेंट्रलाइज होने की वजह से जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो और बीच में जो इंटर पार्टिकल रिपल्शन है वो मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आयोडीन या आयोडीन को जोड़िए। आप अभी कहेंगे कि सर आयोडीन तो चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैं लेकर के समझाता हूँ आपको, या फिर हाइड्रोजन गैस को ही आप लेकर के समझ लीजिए, कोई सा भी गैस। ठीक है, जो नॉन पोलर है वो कैसे सॉलिडिफाई हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ सॉलिड में एग्जांपल दे रखा है, कैसे ले रखा है। इन एक्चुअल मान लो ये गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, ढेर सारा मूवमेंट होता है इनमें। ठीक है, इनकी रैंडम मूवमेंट होता है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। एनर्जी ढेर सारी होती है इसलिए मूवमेंट बहुत रैंडम होता है, बहुत फास्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से एनर्जी निकालने, एक्सट्रैक्ट करने स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है कूलिंग करना। ठीक है, जब हम कूलिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी मींस बॉडी में से एनर्जी रिलीज होती है, उस कंपाउंड से एनर्जी रिलीज होती है और पार्टिकल्स की एनर्जी कम होनी स्टार्ट होती है। जब पार्टिकल्स की एनर्जी कम होनी स्टार्ट होती है तो इनका जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, जो रैंडमनेस है, सॉरी, वो रैंडमनेस लो हो जाती है और फिर पार्टिकल्स कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल्स कोलैप्स होते हैं तो एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हमको ड्राई आइस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये जो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बिटवीन लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंदन फोर्स। ये नॉन पोलर, जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लंदन फोर्स फॉर्म करता है। तो हमारे पास नॉन पोलर का जो फोर्स हो गया वो हो गया लंदन फोर्स। ठीक है, अब पोलर का, पोलर इजीली आपको समझ में आता है इसलिए पोलर का मैंने कोई यहाँ एग्जांपल नहीं लिया। पोलर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल HCl है। ठीक है, तो HCl पोलर है, डाइपोल, एक डाइपोल पूरा HCl में डाइपोल बनेगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल HCl का उसमें भी डाइपोल है, तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा तो ये इजीली एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, वो पोलर है। तो पोलर में हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मींस इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा। मैंने यहाँ एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए ले रखा है आइस का। तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन हो गए एग्जांपल,
इनके लिए, नॉन पोलर के लिए। और वाटर हो गया यहाँ पे, इन एक्चुअल आइस है ये, आइस जो है वो हो गया हमारा एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए। ओके, तो H2O में यहाँ पे देखिए आप पार्टिकल्स जो है, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है ये पार्टिकल्स, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मेरा जो डेफिनेशन होगा नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड का, वो किस तरीके से आएगा। नॉन पोलर की आपको डेफिनेशन लिखनी है। सो आप यहाँ पे सीधे बोलिए, द मॉलिक्यूलर सॉलिड विच पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द लिंदन फोर्स, ठीक है। पोलर में विच पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय डाइपोल डाइपोल मोमेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्डेड में विच पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो दिस वन विल बी द मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसको मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की। तो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए एनसीईआरटी में आपने ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने देख रखा है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में आप ये देखिए, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर और ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको जरा समझा देता हूं कि इन एक्चुअल जो मेरा नेटवर्क सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड है वो है क्या। तो कोवेलेंट सॉलिड मेनली आप देखेंगे उन चीजों के पास है जिनके एलोट्रॉप फॉर्म होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में ही जिनके एलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के, सल्फर के, फास्फोरस के, इनके नेटवर्क सॉलिड, यानी कि इनके जो सॉलिड होते हैं वो नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। क्यों? तो डायमंड के बारे में आपने पढ़ा है कि डायमंड में ईच कार्बन, हर कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड होता है और ये 4 कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। मींस अब आप देखिए, आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में केवल इतने को देखना है, जितने को मैंने रेड सर्कल में कर दिया, ठीक है। केवल इसको देखिए, आप यहां पे देखिए, आपको यहां पे लग रहा है कि जैसे आपने पढ़ रखा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में यहां चीज रखी हुई है, एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। ये कार्बन सेंटर पे है, ठीक है। यहां पे भी ये कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, ये 5 कार्बन्स का आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिख रही है। इन एक्चुअल आप कहीं पे भी इस तरीके से 5 कार्बन्स को ले लेंगे, आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखेगी। अभी मैं आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है। फिलहाल मुझे इसमें समझना क्या है, ये जो बीच वाला सेंटर वाला कार्बन है वो अपने अराउंड 4 कार्बन से सराउंडेड है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी बीच में एक कार्बन लेकर के देखिए, मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पे इस कार्बन से सराउंडेड, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही ये वाला। अच्छा, आप ये सोचेंगे सर इसमें तो आप मुझे बस ये 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इन एक्चुअल इसके पीछे की जो लेयर है वो आपको कॉपी पे दिखाई नहीं जा सकती, वो 3D की चीज है। इसके पीछे की लेयर आपको कॉपी पे दिखाई नहीं जा सकती। 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसके जो एकदम आप सोचिए ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब आप इसको देखेंगे तो एक यहाँ पे पीछे की तरफ में, एक इसके पीछे की साइड में इधर कहीं पे किसी से बॉन्डेड होगा ये, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं जा सकता, इसलिए वहां पे दिख नहीं रहा है। तो इन एक्चुअल ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन्स इन द केस ऑफ डायमंड। हाउ? कोवेलेंटली, इनके बिटवीन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट्स वाई इसका नाम कोवेलेंट सॉलिड है। अब नेटवर्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ये एक नेटवर्क सा बनता चला जाएगा, आप जितने अंदर घुसते चले जाएंगे इसके ना, आपको नेटवर्क दिखाई देगा, एक नेट सा दिखाई देगा। इस नेट की वजह से हम इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको डायमंड और ग्रेफाइट, आपको 2 चीजें पढ़नी है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में आपको डिफरेंशिएशन भी समझना होगा। डायमंड में जो कार्बन है वो 4 कार्बन से बॉन्डेड है, मींस उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब बात आती है ग्रेफाइट की। ये देखिए, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर मेरा ग्रेफाइट का है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आपको दिख रहा है ग्रेफाइट के लेयर्स बने हुए हैं, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ऐसे ही और भी लेयर्स पॉसिबल है।
इनको लेयर्स में क्यों दिखाया है? क्योंकि इन एक्चुअल ग्रेफाइट में आप किसी भी सेंटर के कार्बन को पकड़िए, ये देखिए, और ये केवल 3 कार्बन से बॉन्डेड है। 3 कार्बन से बॉन्डेड, कोई सा भी कार्बन आप देख लीजिए, इसके बगल वाला कार्बन वो भी 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो इन एक्चुअल ग्रेफाइट में मेरा ईच कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है और डायमंड में मेरा ईच कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, इसलिए इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसका भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस प्रेजेंट है, ठीक है। सो ईच कार्बन होल्डिंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेटिस्फाइड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा उसका। दैट्स व्हाई व्हाट दे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम हियर टू देयर, हियर टू देयर, और हियर टू देयर, हियर टू देयर, for what? To complete their octet, to get themselves satisfied. एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग ऐसे शुरू होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये लेयर टू लेयर इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग, ओवरलैपिंग आप समझ लीजिए, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है ना। अब एक बात आप यहाँ पे दिमाग में और बिठाइए, आपने बहुत बचपन से पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तब हो सकता है जब चार्ज फ्लो। इन द केस ऑफ डायमंड ऐसा कुछ नहीं था, बट इन द केस ऑफ ग्रेफाइट आप देख रहे हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज, इनमें लेयर्स देखिए, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग। अब इन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से दे आर स्लीपिंग ओवर ईच अदर, ओके। सो इफ दे आर स्लीपिंग ओवर ईच अदर, यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज उनके पास आ जाती है। वन इज लस्टर। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन सीसा बना रहे हैं? कुछ कुछ, नॉट कंप्लीटली। दैट्स व्हाई एक मेटालिक कैरेक्टर इसके पास और आ जाता है, दैट इज द लस्टर, ठीक है। लस्टर के बाद एक स्पेशल प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की और है कि वो ल्यूब्रिकेंट का काम कर सकता है। ग्रेफाइट इज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, इस बात को एकदम दिमाग में बिठा के रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में भी आता है। तो ग्रेफाइट एक ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके रीजन भी आपको समझ में आएंगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरे पास जो 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड थे उनमें से 3 का हो गया। अब रह जाता है मेरे पास आयनिक सॉलिड। मैंने आयनिक सॉलिड के लिए आपको बताया कि आयनिक सॉलिड ऐसा सॉलिड है जिसमें आयंस पार्टिकल होते हैं। तो जो आयंस पार्टिकल होते हैं वो इन एक्चुअल कैसे अरेंज होते हैं, मैं आपको NaCl मॉलिक्यूल्स का NaCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल देकर के दिखा देता हूं कि आयनिक सॉलिड किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ओके। अब यहां पे देखिए, आपको दिख रहा है, यहां पे आप देखिए, इस पे +1 ब्राउन कलर पे और ग्रीन कलर पे -1 का चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज आया कैसे? तो इस चार्ज को भी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl को प्रोवाइड किया है। अब Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को प्रोवाइड करता है तो Na हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और Cl हो जाता है निगेटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे बीच बीच में आपको ढेर सारे ब्राउन कलर दिख रहे हैं, ग्रीन कलर दिख रहे हैं, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। ये इन एक्चुअल हुआ क्या कि ईच Na इज सराउंडेड विद 6 Cl, ठीक है, एंड ईच Cl इज सराउंडेड विद 6 N। इसकी वजह से होता क्या है, ये टोटल जो चार्ज होता है ना वो बैलेंस्ड रहता है, कहीं पे भी कोई चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। तो Na के अराउंड में Cl और Cl के अराउंड में Na, ये एक दूसरे को हेल्ड अप करके रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये होता है हमारा आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के बारे में आपका पार्टिकल हो गया आयन,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया आयनिक बॉन्ड। ओके, अच्छा कोवेलेंट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था हमारा? कोवेलेंट सॉलिड में हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो था कोवेलेंट बॉन्ड, पार्टिकल थे हमारे एटम। ओके, तो अब देखिए, अब यहां से डेफिनेशन आपके लिए एकदम इजी गोइंग है, किसी का भी। मेटालिक सॉलिड का लिखना है तो पार्टिकल बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए। मॉलिक्यूलर सॉलिड का लिखना है, पार्टिकल बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए। नॉन पोलर का बताना है, पार्टिकल बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए। पोलर का पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डेड का पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन एक्चुअल आपको दिमाग में क्या रखना है, पार्टिकल कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। डेफिनेशन आपकी कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड के जो फॉर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, वो। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रख रखे हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इस स्नैपशॉट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें से समझ में आ रहे हैं, कौन से आप कर पा रहे हैं। जिनको कर पाइए उनको 100% कोशिश करिए कर लेने की, जो नहीं होते इट्स ओके, उन्हें मैं बता दूंगा। इसका आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे नीचे करता हूँ। स्नैपशॉट लेने के बाद अब आप जो नीचे के क्वेश्चंस हैं उनका भी स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड की। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप डाउट्स मुझसे पूछते रहिए। डाउट्स अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, डाउट्स पूछते रहिए, डाउट्स क्लियर करते रहिए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।